मैं हूं अंग्रेज और मैं जा रहा हूं व्यापार के बहाने भारत को गुलाम बनाने। मैं वहां के लोगों में फूट डालूंगा एवं राज करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जरा सोचिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीजिए और उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जिसके खेत सोना उगलते थे, जहां के कारीगरों की उंगलियों में वो जादू था कि दुनिया हैरान रह जाती थी। एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा अकेले अपने दम पर चलाता था। दुनिया इसे आदर और लालच से सोने की चिड़िया कहती थी। ये वो जमीन थी जहां दुनिया फतेह करने निकले सिकंदर के हौसले भी टूट गए थे, जहां मोहम्मद गौरी जैसे हमलावरों को भी इस मिट्टी पर कब्जा करने के लिए 17 बार मौत से टकराना पड़ा था, जहां मुगलों को भी अपनी जड़ें जमाने में सदियां लग गई थीं। लेकिन सोचिए, जिस देश को बड़ी बड़ी फौजें और तलवारें नहीं झुका पाईं, उसे समुंदर पार से आए कुछ व्यापारियों ने इतनी जल्दी अपना गुलाम कैसे बना लिया। लेकिन फिर समुंदर की लहरों को चीरते हुए व्यापार के भेष में कुछ सौदागर आए। उनके एक हाथ में तराजू था, लेकिन उनकी आंखों में छिपी थी एक प्यासी तलवार। उन्होंने हमारे मसाले नहीं खरीदे, उन्होंने हमारे जमीर का सौदा किया और देखते ही देखते वो सोने की चिड़िया लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ दी गई। आज हम इतिहास के उस बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे किताबों में ब्रिटिश राज कहा जाता है, लेकिन असल में वह इंसानियत के सीने पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा अत्याचार था। यह खौफनाक कहानी शुरू होती है उस काली तारीख से जब भारत की किस्मत पर पहला और सबसे गहरा घाव लगा। तारीख थी 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान। बंगाल का नवाब सिराज उद दौला अपनी विशाल सेना के साथ सीना तान कर खड़ा था। उसके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा आदमी जिसे नफरत और लालच का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रॉबर्ट क्लाइव। कागजों पर यह एक युद्ध होना था, लेकिन उस दिन मैदान ए जंग में जो हुआ वह युद्ध नहीं, वह धोखा था। एक ऐसी गद्दारी जिसने आने वाले 200 सालों तक हिंदुस्तानियों का खून चूसने का लाइसेंस अंग्रेजों को थमा दिया। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर अपनी हजारों की फौज लेकर युद्ध के मैदान में खड़ा रहा, चुप खामोश, बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी तलवार म्यान के अंदर ही सोती रही, जबकि अंग्रेजों की बंदूकें नवाब के वफादार सिपाहियों के सीने छलनी कर रही थीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के कानों में सत्ता का जहर घोल दिया था। नवाब को मरवा दो और बंगाल का अगला नवाब मैं तुम्हें बनाऊंगा। उस एक लालच ने, उस एक गद्दारी ने पूरे हिंदुस्तान का सौदा कर दिया। सिराज उद दौला हारे पकड़े गए और बेहद बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी जंग के बाद शुरू होती है। असली लूट का खेल अब शुरू होने वाला था। प्लासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव जब मुर्शिदाबाद, उस समय बंगाल की राजधानी के शाही खजाने में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वह हीरे जवाहरात और सोने के ढेरों के बीच चल रहा था। उस वक्त लंदन शहर की जो कुल दौलत थी, उससे कई गुना ज्यादा दौलत अकेले बंगाल के एक खजाने में पड़ी थी। और फिर शुरू हुआ संपत्ति का महानिकास। अंग्रेजों ने शराफत का नकाब उतार फेंका। उन्होंने मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया, लेकिन वह सिर्फ नाम का नवाब था। एक कठपुतली असली लगाम कंपनी के हाथ में थी। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के खजाने से 100 बड़ी नावें भरकर सोना और चांदी कलकत्ता भेजा। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। गंगा नदी में 100 कश्तियां जो हिंदुस्तानी किसानों और मजदूरों की पीढ़ियों की कमाई थी, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी जमीन से बहकर जा रही थी। अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने उस जमाने में लाखों पाउंड अपनी निजी जेब में भरे, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए होते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली अत्याचार, असली नर्क तब शुरू हुआ जब 1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार छीन लिए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब था बंगाल, बिहार और ओडिशा के करोड़ों किसानों से लगान या टैक्स वसूलने का पूरा कानूनी अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। एक व्यापारिक कंपनी अब सरकार बन चुकी थी। पहले जब कोई राजा टैक्स लेता था तो बदले में प्रजा की सुरक्षा करता था, सड़कें बनवाता था और अकाल पड़ने पर अपने गोदाम खोल देता था। लेकिन अंग्रेजों का मकसद शासन करना नहीं था, उनका मकसद था निचोड़ना। उन्होंने टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि किसान की कमर टूट गई। अगर फसल अच्छी हो तो टैक्स दो, अगर सूखा पड़े तो भी टैक्स दो, अगर बाढ़ आ जाए और सब कुछ बह जाए तो अपनी जमीन बेचकर, अपने गहने गिरवी रखकर टैक्स दो। अंग्रेज अफसर, जिन्हें उस वक्त नवाब्स कहा जाता था, वो गांव गांव घूमते। जो किसान लगान नहीं दे पाता उसे कोड़ों से पीटा जाता, चिलचिलाती धूप में घंटों खड़ा रखा जाता और यहाँ तक कि उसके बच्चों को गुलामी के लिए बेच दिया जाता। जहाँ पहले किसान अपनी फसल का 10% हिस्सा राजा को देता था,
अब अंग्रेज 50% से ज्यादा छीन रहे थे। पैसा गंगा के किनारे से निचोड़ा जाता और टेम्स नदी लंदन के किनारे निचोड़ दिया जाता। बंगाल, जिसे कभी जन्नत ए निशान राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था, अब एक कब्रिस्तान में बदलने लगा था। खेत सूख रहे थे, चेहरे मुरझा रहे थे, लेकिन कंपनी की तिजोरी का पेट नहीं भर रहा था। लेकिन दोस्तों, अत्याचार की हद तो तब पार हुई जब कुदरत ने भी हिंदुस्तान से मुंह मोड़ लिया और अंग्रेजों ने इंसानियत का गला घोंट दिया। मैं बात कर रहा हूँ 1770 के उस खौफनाक मंजर की जब जिंदा लोग मुर्दों का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक ऐसा दौर आने वाला था जहाँ माएं अपने बच्चों को नदी में बहा देंगी क्योंकि उनके पास खिलाने को एक दाना नहीं होगा। और उस वक्त, उस दर्दनाक वक्त में जब लोग तड़प रहे थे, अंग्रेज अफसर क्या कर रहे थे? वो अपनी शराब के जाम टकरा रहे थे और लगान की दरें और बढ़ा रहे थे। आखिर क्या हुआ था? 1770 में कैसे 1 करोड़ लोग भूख से तड़प कर मर गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे मुनाफे में बदल दिया? यह जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे हम उस अंधेरे को देखेंगे जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। साल 1769 आसमान से आग बरस रही थी। धरती का सीना प्यास से फट चुका था। बंगाल के किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे कि शायद एक बूंद बारिश गिर जाए। कुदरत ने पानी रोक लिया था। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अकाल सिर्फ सूखे से नहीं आता। अकाल तब आता है जब शासक राक्षस बन जाता है। 1770 की शुरुआत होते होते बंगाल में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। इसे इतिहास में 76 मनवंतर कहा जाता है। एक ऐसा दौर जिसने हंसते खेलते गांवों को शमशान बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि बारिश नहीं हुई तो इसमें अंग्रेजों का क्या कसूर था? और बहुत गहरा था। जिस वक्त खेतों में फसलें सूख रही थीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदामों में अनाज सड़ रहा था। लेकिन कंपनी ने वो अनाज अपनी भूखी प्रजा को देने के बजाय उसे ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने चावल को सोने से भी महंगा कर दिया। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, कोई भी किसान अपने लिए अनाज नहीं बचाएगा, पहले कंपनी का लगान चुकाया जाएगा। सोचिए उस किसान की बेबसी जिसके घर में बूढ़े माँ बाप भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे एक मुट्ठी चावल के लिए रो रहे हैं और अंग्रेज सिपाही उसके घर से वो आखिरी मटका भी छीन कर ले जा रहे हैं जिसमें उसने अगले साल के लिए बीज बचा कर रखे थे। जब अकाल अपने चरम पर था, जब मुर्शिदाबाद और बिहार की सड़कों पर लाशें बिछी थीं, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? क्या उन्होंने मदद के लिए लंगर लगाए? नहीं, उन्होंने उस साल लगान को 10% और बढ़ा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ लोग मर रहे थे, वहाँ कंपनी ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए मरे हुए लोगों से भी टैक्स वसूलने की कसम खा ली थी। अंग्रेजों का तर्क था, अगर तुम्हारे पड़ोसी मर गए हैं तो उनकी जमीन का लगान अब तुम भरोगे। यह इंसानियत की हत्या नहीं तो और क्या थी? इतिहासकार विलियम हंटर ने अपनी किताब में लिखा है कि वो मंजर इतना खौफनाक था कि जिंदा लोग मुर्दों का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। नदियां लाशों से पट गई थीं। गंगा का पानी लाल नहीं बल्कि सड़ांध से काला पड़ चुका था, क्योंकि लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ गई थीं। कलकत्ता में कंपनी के अफसर पार्टियां कर रहे थे, वाइन पी रहे थे और लंदन चिट्ठियां लिख रहे थे कि इस साल हमारा मुनाफा पिछले साल से ज्यादा हुआ है। उस एक साल में, सिर्फ एक साल के अंदर बंगाल की 1/3 आबादी साफ हो गई। 1 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई वायरस या बीमारी नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच थी। यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक मानव निर्मित नरसंहार था। अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारा अनाज छीना, बल्कि उन्होंने हमारी खेती करने के तरीके को भी हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि वो अपने खेतों में धान या गेहूं न उगाएं, बल्कि वो उगाएं जिससे कंपनी को मुनाफा हो। उन्होंने जबरदस्ती नील और अफीम की खेती करवाई। जरा सोचिए, क्या कोई भूखा इंसान नील खा सकता है? क्या अफीम से किसी का पेट भर सकता है? लेकिन अंग्रेजों को हिंदुस्तानी पेट की नहीं, अपनी जेब की चिंता थी। जिस जमीन पर सदियों से सोना उगता था, वहाँ अब अंग्रेजों ने जहर उगवाना शुरू कर दिया था। 1770 का वो अकाल भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का पहला बड़ा हथौड़ा था। बंगाल जो कभी इतना समृद्ध था कि पूरी दुनिया को कपड़ा और अनाज बेचता था, अब खुद भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ कृषि की बर्बादी थी। अंग्रेजों की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब उनकी नजर थी भारत के उस हुनर पर, उस उद्योग पर जिसके सामने ब्रिटेन की फैक्ट्रियां धूल चाटती थीं। मैं बात कर रहा हूं भारत के कपड़ा उद्योग की। आगे हम देखेंगे एक ऐसा क्रूर सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे ढाका की मलमल बनाने वाले बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए, कैसे अंग्रेजों ने भारत के करघों को तोड़कर उसे लोहे की मशीनों का गुलाम बना दिया। तैयार हो जाइए आगे के भाग के लिए, जहां हम देखेंगे हुनर का कत्ल और उद्योगों की मौत।
दोस्तों, एक वक्त था जब रोम की राजकुमारियां हों या मुगल रानियां, सबकी पहली पसंद एक ही थी, ढाका की मलमल। हमारे बंगाल के कारीगरों के हाथों में वो जादू था कि वो हवा को भी गांठ बांध सकते थे। कहा जाता है कि 6 गज लंबी पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी के बीच से निकल जाती थी। दुनिया इसे बुनी हुई हवा कहती थी। 18वीं सदी तक दुनिया भर में जितना भी कपड़ा बिकता था, उसका 25% हिस्सा भारत से जाता था। यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़ों की दीवानगी थी। ब्रिटेन के कारखाने बंद होने की कगार पर थे, क्योंकि कोई भी अंग्रेज भारत के रेशम और कॉटन के सामने अपना मोटा और खुरदुरा कपड़ा नहीं पहनना चाहता था। यही बात अंग्रेजों को चुभ गई। उन्हें समझ आ गया था कि जब तक भारत के कारीगर जिंदा हैं, मैनचेस्टर की मिलें कभी मुनाफा नहीं कमा पाएंगी। और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जो इतिहास के माथे पर कलंक बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया कि भारत को अब कपड़ा बेचने वाला नहीं, बल्कि कपड़ा खरीदने वाला देश बनाया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने शुल्क की दीवार खड़ी की। अगर भारत का कोई व्यापारी अपना कपड़ा ब्रिटेन में बेचना चाहता तो उसे 80% तक टैक्स देना पड़ता था। यानी हमारा कपड़ा वहाँ इतना महंगा कर दिया गया कि कोई खरीद ही न सके। लेकिन अगर ब्रिटेन का मशीन से बना कपड़ा भारत आता तो उस पर 0% टैक्स था। इसे उन्होंने नाम दिया मुक्त व्यापार। लेकिन यह सिर्फ अंग्रेजों के लिए मुक्त था, भारतीयों के लिए यह मौत का व्यापार था। लेकिन भारतीय कारीगरों का हुनर इतना पक्का था कि इतना टैक्स लगने के बाद भी लोग भारतीय कपड़ा ही मांग रहे थे। जब अंग्रेजों से बराबरी नहीं की गई तो उन्होंने बर्बादी का रास्ता चुना। लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक ऐसा सच छिपा है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि जो बुनकर कंपनी के लिए काम करने से मना करते थे या जो अपना हुनर किसी और को सिखाते थे, अंग्रेज सिपाही उनके अंगूठे काट दिया करते थे। सोचिए, उस दर्द को एक कलाकार जिसकी पूरी दुनिया उसकी उंगलियों में बसी है, उसके हाथ को ही बेकार कर दिया गया ताकि वो दोबारा कभी वो जादुई कपड़ा न बुन सके। कंपनी के गुमश्ता गांवों में जाते, बुनकरों के करघे तोड़ देते, उनके घरों में आग लगा देते और उन्हें पीटा जाता। मकसद सिर्फ एक था, भारतीय उद्योग की रीढ़ की हड्डी तोड़ना। नतीजा क्या हुआ? जो भारत सदियों से दुनिया को कपड़ा पहनाता था, अब वो खुद नंगा हो गया था। हमारे ही खेतों से कपास कौड़ियों के दाम पर खरीदकर जहाज में भरकर ब्रिटेन भेजा जाता। वहां मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों में उससे कपड़ा बनता और वही कपड़ा वापस लाकर भारतीयों को ही 10 गुना दामों पर बेचा जाता। 1834 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी रिपोर्ट में एक लाइन लिखी थी जो आज भी इतिहास के पन्नों पर आंसू की तरह जमी हुई है। उसने लिखा, भारत के मैदान बुनकरों की हड्डियों से सफेद हो गए हैं। लाखों बुनकर भूख से मर गए। लाखों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे शहर जो कभी व्यापार के केंद्र थे, अब वीरान हो चुके थे। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ लूटा नहीं था, उन्होंने भारत को बेरोजगार और लाचार बना दिया था। उन्होंने एक आत्मनिर्भर देश को एक बाजार बनाकर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो वो बगावत बन जाता है। किसानों की टूटी कमर, बुनकरों के कटे अंगूठे और अकाल में मरे हुए करोड़ों लोगों की चीखें, ये सब अब बारूद बन चुकी थीं। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी भड़की। 1857 में क्या थी? वो शैतानी हवा जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी और कैसे कंपनी राज खत्म होकर क्राउन का राज आया। लेकिन जुल्म का तरीका नहीं बदला। जलियांवाला बाग से लेकर आजादी की सुबह तक यह खूनी दास्तां कैसे अपने अंजाम तक पहुंची। देखिए, हमारे आखिरी और सबसे धमाकेदार भाग में विद्रोह की आग और आजादी की कीमत 10 मई 1857। यह वो तारीख थी जब भारत के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। बैरकपुर से उठी मंगल पांडे की चिंगारी अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। मेरठ से लेकर दिल्ली तक और झांसी से लेकर कानपुर तक हर जुबान पर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसानों ने अपने हल छोड़ दिए और तलवारें उठा लीं। जिन बुनकरों के हाथ काट दिए गए थे, उन्होंने भी ईंट पत्थर उठा लिए। पहली बार हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर उस सफेद शैतान के खिलाफ खड़े थे। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने इस विद्रोह का जवाब जिस बर्बरता से दिया, उसे इतिहास में द डेविल्स विंड कहा जाता है। अंग्रेज जनरलों ने आदेश दिया था, दया मत दिखाओ, हर वो शख्स जो बागी लगे उसे खत्म कर दो। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पकड़े गए विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांध दिया जाता और फिर तोप चला दी जाती। इंसान के शरीर के चिथड़े हवा में बिखर जाते। यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह एक संदेश था ताकि आने वाली पीढ़ियां बगावत का नाम न लें। इतिहासकार बताते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड पर मीलों तक ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पर किसी हिंदुस्तानी की लाश न लटकी हो। हजारों गांवों को आग लगा दी गई, जिसमें बूढ़े बच्चे और औरतें जिंदा जल गए। 1857 में खून की नदियां बहने के बाद लंदन में बैठी महारानी विक्टोरिया को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को नहीं संभाल सकती। 18
1858 में कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश ताज के पास आ गई। अंग्रेजों ने कहा, अब हम भारत का भला करेंगे, लेकिन क्या सच में भला हुआ नहीं? लुटेरा बदल गया था, लेकिन लूटने का तरीका वही था, बल्कि अब लूट और व्यवस्थित हो गई थी। अंग्रेजों ने रेलवे बनाई, लेकिन भारतीयों के सफर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि भारत के कोने कोने से अनाज और कच्चा माल जल्दी से जल्दी बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और ब्रिटेन भेजा जा सके। और फिर आया 20वीं सदी का वो काला दिन, जिसने साबित कर दिया कि अंग्रेजों के दिल में पत्थर धड़कता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर बैसाखी का दिन था। हजारों निहत्थे लोग, जिनमें औरतें और नन्हे बच्चे भी थे, शांति से सभा कर रहे थे। तभी वहां एक अंग्रेज अफसर आया, जनरल डायर। उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। उसने भीड़ को चेतावनी नहीं दी, उसने हटने को नहीं कहा, उसने बस एक शब्द कहा, गोली चलाओ। 10 मिनट तक लगातार 1650 राउंड गोलियां चलीं। जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं, वो नहीं रुके। जमीन खून से लाल हो गई थी। लोग जान बचाने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूदने लगे। देखते ही देखते वो कुआं लाशों से भर गया। जनरल डायर ने बाद में बेशर्मी से कहा, मैं वहां सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन डायर भूल गया था कि मरे हुए लोगों का खून जिंदा लोगों के पसीने से ज्यादा ताकतवर होता है। जलियांवाला बाग की मिट्टी ने भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे इनकलाबियों को पैदा किया। आखिरकार 200 सालों की गुलामी, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट, करोड़ों अकाल मौतों और अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। अंग्रेज चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा देश छोड़ गए जो गरीबी से जूझ रहा था, जिसे उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया था। आज जब हम एक आजाद हवा में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी मुफ्त में नहीं मिली है। इसकी कीमत चुकाई है उन किसानों ने जो भूखे मरे, उन बुनकरों ने जिनके हाथ कटे, और उन वीरों ने जिन्होंने तोपों के सामने सीना तान दिया। उन्होंने हमें लूटा, हमें तोड़ा, हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर खड़े हुए, क्योंकि वो हमारी दौलत ले जा सकते थे। हमारा हौसला नहीं, सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भर रही है, और यह उड़ान अब कोई नहीं रोक सकता।